नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरके पाल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था दस्तक सीरीज। दस्तक कंपटीशन क्लासेज के नाम पे हम लोगों ने दस्तक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बायो का चैप्टर थ्योरी और PYQ काफ़ी अच्छे से कर लिए थे। और तीन पार्ट लगभग हो चुके हैं उसके मैराथन क्लासेज जो थे, दो चैप्टर करके। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा रहे थे और पूछे जा रहे हैं वो मैंने करा दिया था। अभी हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के एक भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उससे मैं कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो इसमें थ्योरी कराना पॉसिबल नहीं है। अब जो 27 में जो एग्ज़ाम देने वाला है, जो 26 में जो बहाली आने वाला है, जो लगभग 40,000 के करीब में आने वाला है, उसके लिए हम लोग अब फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बात में लग जाएगा, तो उसको हम लोग बिल्कुल ही कर लेंगे। खूब अच्छे तरीके से उसको कर लिया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको दोस्त कर लिया जाएगा। तो अभी हम लोग फ़िलहाल हमें MCQ की ज़रूरत है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दिया जाए, कुछ ऐसा सीरीज चला दिया जाए जिससे हमें क्वेश्चन कुछ मिल जाए। तो अम्ल क्षार लवण से केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है। अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर केमिकल इक्वेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अभी लगभग मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन पहला है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। ये देखिए, सबसे पहले एसिड बेस एंड साल से है। तो एसिड किसको बोलते हैं, जो स्वाद में क्या होता है। क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी थोड़ा बताते चलूँगा। तो स्वाद में खट्टा होता है और बस में क्या होता है, जो कड़वा होता है। और दोनों को जब हम मिला देते हैं, एसिड को और बेस को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एल्गलाई, जिसको हम कहते हैं क्षार बन जाता है। तो जो खट्टा होगा उसको बोलेंगे, जो खट्टा होगा उसको बोला जाएगा अम्ल, और जो कड़वा होगा उसको भस्म, और जो दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसको क्षार या नमकीन कह सकते हैं। देखिएगा, ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये 0 हो गया। हम 0 से लेके 14 तक हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 जो होगा वो उदासीन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। 7 से अधिक जो भी होगा वो क्षारीय हो जाता है। pH का मान जिसका 7 से ज़्यादा होगा, और 7 से जिसका कम होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय के लिए कभी भी विलयन का मान जो होगा 7 से कम होगा। 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। और pH स्केल पर जब हम देखते हैं तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि अम्लीय विलयन के pH का मान क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि 7 से अधिक तो होगा नहीं, 7 के बराबर भी नहीं होगा, और 0 भी नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, व्याख्या भी है कि pH स्केल पे 7 से कम मान अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होगा तो भास्मिक हो जाएगा। तो लिखा भी है, व्याख्या भी साथ साथ में हम लोग देते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। अभी मैंने बता के लाया कि अम्ल का स्वाद कैसा होगा। अम्ल का स्वाद के अकॉर्डिंग बाटे तो खट्टा। भस्म का स्वाद कैसा होगा, तो कड़वा। अब जब खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, तो एक ही चीज़ बच गया, क्षार। तो क्षार का स्वाद कैसा होगा, नमकीन होगा। जैसे हमारा आंसू जो होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो क्षार का स्वाद जो हो जाएगा नमकीन हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कड़वा हो जाएगा। मीठा तो होगा नहीं, खट्टा अम्ल का होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में आपको कड़वे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, लिटमस पत्र जब भी प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो होता क्या है। तो देखिए, शैवाल और कवक को जब हम मिला देते हैं तो इससे तैयार होता है हमारा क्या, एक होता है लाइकेन। और लाइकेन से ही हमें क्या प्राप्त होता है, लाइकेन से हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है।
ठीक है। तो हमें लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। अब देख लीजिए कवक और शैवाल ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों के बीच में सहजीवी संबंध बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। दोनों के बीच में सहजीवी संबंध बनता है, यानी एक दूसरे से ये जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं और जाके कुछ ना कुछ निर्माण कर। जब भी दो पर्सन मिलेगा तो किसी न किसी चीज़ का निर्माण करेगा। तो सिंपल ये किस चीज़ का निर्माण करता है, तो वो शैवाल का निर्माण। शैवाल और कवक मिल जाते हैं तो लाइकेन बन जाते हैं, ठीक है। दोनों बोथ अब मिलेंगे, लाइकेन बन जाते हैं। तो लाइकेन से लिटमस पत्र क्या होता है, प्राप्त होता है। जीवाणु यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वो चीज़, थोड़ा सा लिखा है कि लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन किससे बनेगा, तो शैवाल और कवक से मिलके बनता है लाइकेन। शैवाल और कवक क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। तो राइट आंसर हमारा सी जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 में लिखा हुआ है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो अम्ल देखिए, जैसे सेब की अगर बात करते हैं तो सेब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में देखिएगा तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से चींटी की अगर हम बात करते हैं, चींटी यही सब कुछ था थोड़ा सा, तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलता है, ठीक है। उस तरह से अगर पालक की बात करें तो अब जब टमाटर की बात करते हैं, अगर टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है टमाटर में। तो इसी तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तभी मैं बताया कि लाया लैक्टिक तो दूध में पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल की अगर बात आ गई, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। टार्टिक अम्ल जो है, देखिए टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जब भी पाया जाएगा दूध दही में पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें पाया जाएगा। ऑप्शन सही मैं बता देता हूँ, हाँ सिट्रिक अम्ल उसमें पाया जाएगा। और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जब भी पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। राइट आंसर हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। सिरका में क्योंकि क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पेट की अम्लता दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। पेट का अम्लता, तो हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये HCl क्या होता है, एक तरह का अम्ल होता है। तो अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा तो वही एसिडिटी बन जाता है हमारे बॉडी में। तो उसको दूर करने के लिए जब भी अम्ल की बात आएगी तो वहाँ भस्म साथ साथ में रहेगा। जैसे राम सीता साथ में रहते हैं, उसी भस्म अम्ल साथ में रहता है। तो उसमें हल्का भस्म का हम लोग उपयोग जैसे ही करेंगे, जैसे इनो वगैरह का उपयोग हम लोग करते हैं ना, इनो तो हल्का भस्म होता है, तो उसका जैसे हम उपयोग करेंगे तो इसकी अम्लता को क्या करता है, नष्ट कर देता है और आसानी से अम्लता को वो दूर कर देता है। तो हल्के भस्म में एक चीज़ है जिसको हम फार्मूला दिखाते हैं MgO, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया जाता है। तो ये जैसे ही लेते हैं वो अम्लता को दूर कर देता है, पेट की अम्लता को दूर कर देता है। तो अब आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिरका ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है क्या होता है, एंटी एसिड होता है। तो उत्तर में हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बता कर लाया था उधर से एक तालिका के माध्यम से मैं बता कर लाया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए ऑक्जेलिक मेथनोइक अम्ल चींटी में पाया जाएगा, मैं बताया चींटी में पाया जाएगा। टार्टिक अम्ल मैं बताया, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, बताया मैं। सिट्रिक अम्ल संतरा हो गया या जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो इसने पूछा है कि
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में तो टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाएगा, तो राइट आंसर तो टार्ट्रिक हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल दूसरे में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये टार्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप सीधे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो उदासीन विलयन के पीएच का मान। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, कह रहा है कि उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है। उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है, मैं बताया 7 के बराबर तो उदासीन, 7 से अधिक, अगर 7 से अधिक तो ये हो जाएगा क्षारीय, 7 से कम, तो 7 से कम अगर हो गया तो हो जाएगा अम्लीय। तो आप देख लीजिए तीनों में क्या पूछा हुआ है। उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होना चाहिए। 5 तो कम होगा, अम्लीयता हो जाएगा, 14 रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 0 होता ही नहीं है। तो 7 के बराबर होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, अगर 7 के बराबर आया तो 7 के बराबर आया तो समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, उदासीन हो जाएगा। उदासीन पूछा ही है तो राइट आंसर हमारा 7 हो जाएगा। उत्तर इसमें बी भी दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका व्याख्या भी देखिए, शुद्ध जल का पीएच जो होता है कितना करीब होता है, 7 होता है। और मिट्टी का भी पीएच की अगर जल, हाँ जल भी हो गया, जल की बात किया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। थोड़ा सा यहाँ से आपका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है पूछा है इन्होंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम के साथ में जैसे ही हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं कैल्शियम सल्फेट को, तो वही मिल के क्या बनाता है, वही मिलके जैसे ही मिलाते हैं तो वो मिलके क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वहाँ से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले CaCl2 देखते हैं ऑप्शन में। तो CaCl2 तो होगा नहीं, कैल्शियम क्लोराइड का ये फार्मूला है। किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का। देखिए फार्मूला याद करिएगा अणु सूत्र वाला, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बुझा चूना इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है ये CaO, इसको बुझा चूना का भी नाम दिया जाता है। इसके बाद से तीसरा देखते हैं CaSO4 हाफ H2O, तो यही है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। प्लास्टर पर जो किया जाता है ना उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, दीवारों को पेंट करने में, पुट्टी जिसको हम कहते हैं। तो राइट आंसर तो बी ही होना चाहिए। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन CaSO4 2H2O नहीं होगा, CaSO4 हाफ H2O होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका नाम पूरा क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट इसको नाम दिया जाता है। NCERT से आपका नाम दिया है, तो आप नाम याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। आइए अगला देखते हैं, वो तो हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही क्वेश्चन पूछता है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। धोने के सोडा का सूत्र, देखिए केमिकल फार्मूला आप थोड़ा सा याद कर ले, कम से कम आपको 500 केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे जल का हो गया, अमोनिया का हो गया, बेकिंग सोडा का, धवन सोडा का, अमोनियम क्लोराइड का, नौशादर का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या है, तो जब भी धोने का सोडा का सूत्र बात आ जाएगा तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O के करीब में हो जाता है धोने का सोडा, तो यही फार्मूला हो जाएगा। बाकी देखिए सोडियम क्लोराइड का हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो गया, और ये राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वही हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का नाम इसको हम देते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, उत्तर ए। अब देखिए बेकिंग सोडा पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अभी तो हम देख के गए किस चीज़ का था, अमोनियम सल्फेट, ये तो होगा ही नहीं, इसका फार्मूला NaHSO4 हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो सॉरी NH4SO4 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाता है फार्मूला याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट,
ये लिखा है इन्होंने, तो सोडियम कार्बोनेट तो होगा नहीं। सोडियम कार्बोनेट का भी पता है NaCO3, और Na2CO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। अब देखिए नींबू में कौन सा अम्ल होता है। अभी मैं बताया कि जितने भी खट्टा फल पाए जाएंगे सर में क्या पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कुछ नहीं सोचिए, आँख मूंद के मारिए सिट्रिक अम्ल। जब भी खट्टा चीज़ की बात आ गई तो वहाँ कुछ नहीं सोचना, आपको मार देना है सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक तो दूध में पाया जाएगा, मौलिक सेब में पाया जाएगा, और फॉर्मिक जो है वो चींटी में पाया जाता है। मैं बता के लिखा है। देखिए अभी आ भी गया क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आपने आपसे पूछ दिया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी का डंक आ गया, तभी आप जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल होगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिथुनिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, एसिटिक अम्ल तो उसमें पाया जाएगा सिरका में। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल दूसरी जगह पाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, टमाटर में। अब देखिए टमाटर की बात कर दिया, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं बता के लिखा था। टार्ट्रिक किस में पाया जाएगा, तो टार्ट्रिक जब भी पाया जाएगा एमिलिन पाया जाएगा। ऑक्जेलिक किस में पाया जाएगा, वो टमाटर में पाया जाएगा। लैक्टिक किस में पाया जाएगा, तो दूध में पाया जाएगा, दूध दही में। और क्या लिखा है, हाँ सिट्रिक किस में पाया जाएगा, तो नींबू हो गया, खट्टे फल में, जितने भी खट्टे चीज़ हैं खट्टा फल है उसमें पाया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा कौन सा, इन्होंने टमाटर पूछा है, तो अभी मैं बताया कि ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ से केमिकल इक्वेशन का आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 14 नंबर है, केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने बताया था कि ये केमिकल इक्वेशन भी इसमें चैप्टर को ऐड मैं कर दिया हूँ, तो समझ गए होंगे। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, केमिकल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए केमिकल इक्वेशन में कह रहा है कि दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है। तो देखते हैं कि दूध जैसे भी रहता है वो उसका चेंज हो जाता है, दही में चेंज होता है, उसका रासायनिक मतलब उसका गुण ही चेंज हो जाता है बिल्कुल, दूध से दही में चेंज करते अगर हम हैं तो। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम चेंज किए तो दूध से दही में बदला, तो दही में जैसे कोई भी नया पदार्थ बना, यानी दूध था, दूध से नया पदार्थ बन के फिर खीरा तैयार हुआ, दही तैयार हुआ। इसका मतलब अगर दही तैयार हो रहा है तो नया पदार्थ हुआ, तो नया पदार्थ जब भी बना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कौन सा परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया उत्तर बी। उससे हम नए पदार्थ को बना नहीं सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, चेंजिंग तो आता है लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसकी अवस्था में चेंज हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बन जाता है और पुनः उसको वापस उसके आकार में नहीं लाया जा सकता। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन आया आपका 15 नंबर। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। पूछा है क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग कैसे लगता है, एक तो जल रहता है प्लस वाष्प रहता है, और यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन जब दोनों आपस में बढ़ता है तो वो बनता है जल वाष्प, और जलवाष्प बन के ही वो लोहे के छड़ पे जाके क्या होता है, बैठ जाता है और उसके आकार को बिल्कुल ही चेंज कर देता है, भौतिक अवस्था को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण हो जाता है, तो एक तरह का ये ऑक्सीकरण उसमें का हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अपचय नहीं होगा, उदासीनीकरण नहीं होगा और छेपड़ भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ऑक्सीकरण उसका होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है बता दीजिए। अब ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण और हाइड्रोजन का निष्कासन, वो ऑक्सीकरण है। अब एक चीज़ और आते हैं कि अवक्षेपण क्या है, तो अवक्षेपण ऐसा क्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में कोई चीज़ मिलता है। उदासीनीकरण क्या है, तो HCl और प्लस NOH यानी एसिड को और बेस को जैसे ही मिलाते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो वो किसका उदाहरण है, अभी जो क्वेश्चन हमारा था, तो क्वेश्चन हमारा जो था वो किस चीज़ का उदाहरण था, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण था। क्वेश्चन किसका था, ऑक्सीकरण का उदाहरण था, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे लिखा भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर राख कैसी दिखाई देती है। मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हम जलाते हैं तो राख कैसी दिखाई देती है ये पूछा। तो मैग्नीशियम को जैसे ही जलाएंगे तो हरी तो नहीं, नीली तो नहीं, काली नहीं, वो दिखाई देगा आपको सफ़ेद। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए सफ़ेद रंग की राख या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बूझा हुआ चूना, क्वेश्चन नंबर 17, बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम CaOH, ये है बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। तो और काली चूना CaO को बोलते हैं काली चूना। तो बूझा हुआ चूना का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और काली चूना का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये नहीं होगा, CaCO3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्या ऑप्शन दिया, अगला देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये भी नहीं होगा। ये दोनों तो होगा ही नहीं आपका। अब देखिए इसी में से आता है तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है B। उसका फार्मूला जो होता है CaOH का होल 2 होता है, ये याद रखेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड का CO होता है, इसको सोना भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा B हो जाएगा। अब देखिए बिना बुझा हुआ चूना आ ही गया क्वेश्चन, इसकी बात कर रही थी और ये इसके बिना रहता है, हो ही नहीं सकता है जैसे बात आ जाए। तो बिना बुझा हुआ चूना की बात करें तो CaO को बोलते हैं हम, CaO को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो अभी इसमें बता के लेके आया मैं, इसको बता के लाया, इसको बता, ऑप्शन से मैं केवल क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 संक्षारण पूछा है इसने कि संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं। अब देखिएगा संक्षारण से बचने के कुछ उपाय हैं, यहाँ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेप चढ़ाएंगे, विद्युत लेपन जिसको बोलते हैं, पेंट चढ़ा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, क्रोमोलेपन कर सकते हैं, क्रोमियम का लेप चढ़ा सकते हैं, क्रोमोलेपन कर सकते हैं। इसके अलावा गैल्वेनीकरण भी कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं गैलियम का पर चढ़ा के। तो इतने उपाय जंग से बचाने के लिए किए जा सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। पेंटिंग, पहला ऑप्शन पेंटिंग राइट है, गैल्वेनीकरण राइट है, ग्रीसिंग राइट है, डी यानी जब सब सही है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि संक्षारण में सब मदद करता है। ये देखिए सभी तरीके से संक्षारण से बचाते हैं। आ गया। अब आइए अगला देखते हैं, रिडक्स अभिक्रिया क्या है। जब मैं बोला ना कि केमिकल इक्वेशन के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि रिडक्स अभिक्रिया क्या है, रिडक्स अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण में बताया कि O2 को ऑब्जर्व करेगा, H2 को बाहर निकालेगा, अवकरण में H2 को ऑब्जर्व करेगा, O2 को बाहर निकालेगा। और ऑक्सीकरण में ये देखिए, ये अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ में अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्स अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे, रिडक्स अभिक्रिया। ठीक, तो रिडक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो रिडक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो हाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि केवल ऑक्सीकरण नहीं, गलत हो जाएगा। पर केवल अपचयन यानी अवकरण नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको वाला ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये दोनों होता है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों साथ में होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाना चाहिए इसके भी, और सी होगा ही। रिडक्स अभिक्रिया में दोनों साथ साथ क्या होंगे, होते हैं, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 पर है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो CaSO को आप देखेंगे स्याही इसको बोला जाता है, नीली स्याही। जैसा मैं लिख रहा हूँ तो कैसा होता है सही का रंग, काला, काला तो नहीं होगा, लाल, लाल भी नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो राइट आंसर नीला हो जाएगा। नीला का मतलब हुआ कॉपर सल्फेट CaSO4, ये नीला होता है। लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे हुआ था, बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसको VVI कर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लोहे की कील डालने पर सल्फेट विलयन का रंग कैसा हो जाता है, इन्होंने ये पूछा है। तो सिंपल बात है, जैसे ही फेरस सल्फेट लोहे के कील FeSO4, तो फेरस FeSO4 2Fe + F, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है FeSO4 2Fe, ठीक है, ये बन जाता है। और ये कलर कैसा इसका हो जाता है, हरा कलर हो जाता है। तो लाल नहीं, रंगीन नहीं, नीला नहीं, हरा कलर, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा हरा कलर हो जाएगा। और देखिए फेरस सल्फेट बनने के कारण ही क्या होता है, उसका कलर हरा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अपक्रिया है। तो श्वसन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। श्वसन में तो यही करते हैं, और श्वसन में यही क्या करते हैं, हम लोग ATP का उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। तो पूछ रहा है कि श्वसन कैसी अपक्रिया, उसमें छेपे नहीं होगा, उसमें शोषण नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, और वियोजन भी नहीं होगा, उसमें छेपे होगा, क्योंकि उसमें का मान उसमें ज़्यादा होता है, यानी श्वसन में ऊर्जा निकलती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A नंबर हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा है, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। NaCl नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर एक ही बचेगा, CaCO3। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो मैंने बता के लाया कि ये खट्टा होता है। तेजी में जो चीज़ जान लिया, तेजी में जानेंगे। अब देखिए क्षारीय विलयन का pH का मान कितना होता है, मैं बताया कि क्षारीय विलयन का pH का मान 7 से अधिक, तो राइट आंसर 7 से अधिक हो जाएगा। अब देखिए कठोर जल को मृदा बनाने हेतु प्रयुक्त क्या बनाने में क्या प्रयुक्त होता है पूछा है। सिरका नहीं, नमक नहीं, खाने का सोडा भी नहीं, धोने का सोडा उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा है। तो सिंपल है, H2O ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही तो पहला चूज़ कर लीजिए ना, राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29, बेकिंग पाउडर के बारे में बात की। तो पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है नमक चीनी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। उसके बाद से और क्या पूछा है इन्होंने, सोडा जल नहीं, सोडा जल मिलाएगा तो भी होगा, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। देखिए ऑप्शन बचा हुआ है टाटरी अम्ल, कौन सा अम्ल हो जाएगा, बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा प्लस टाटरिक अम्ल। हल्का खाना खाना है और बेकिंग सोडा यूज करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया ए नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, मैंने बता दिया, बेकिंग सोडा और हल्का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए सोडियम तो NaOH निकालेगी, जिंक नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, कॉपर वो जो है Cu प्लस H2 गैस, ये क्या करती है, रिलीज करवाती है। तो राइट आंसर हम बात करें कम सक्रिय, इसमें कौन इसकी बात करेंगे, वही गैस को निकालेगा। तो कप्पर ये जो है वो कम सक्रिय है, तो कप्पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 मिनट में हम लोगों ने 28 मिनट में 29 क्वेश्चन किए, बहुत कवर कर लिए लोग। और इसी तरह से 20 मिनट के करीब और लगेगा तो 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कम सक्रिय रहेगा इस वजह से। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन पाया जाता है, तो देखिए पोटेशियम पाया जाता है, सीजियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ये होता है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्या होता है, सक्रिय होता है, तो राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। जल का विद्युत नहीं होगा, यहाँ पे तो विद्युत खुले टूट रहा है, श्वसन भी नहीं होगा, दहन भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, EgCl का सूर्य प्रकाश में टूटना। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। EgCl सूर्य प्रकाश में Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, समझिए कि सूर्य का प्रकाश इसमें रहेगा। अगला देखते हैं कि खाने का सोडा का उपयोग किस में होता है। गजब क्वेश्चन दिया है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए नहीं, पेट की अम्लता तो दूर करने के लिए नहीं आती है। फायरिंग इसके लिए, केक बनाने के लिए, देखिए केक बनाने के लिए फायरिंग में पेट की अम्लता दूर सब में आएगा, तो राइट आंसर सब में हो जाएगा।
सब में पाया जाता है सारी चीज़ें, तो सभी हो जाएगा। देखिए उदासीन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, मैंने पता खिलाया कि NaCl प्लस H2O का मिला है तो भी ये सेट नहीं बैठ रहा है, तो राइट आंसर लवण और जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। तो मैंने बता दिया पीतल क्या है। तो पीतल क्या है, देखिए तत्व जिसमें अकेला होगा एक परमाणु, इसको तत्व बोलते हैं। परमाणु मिलकर अणु बनाता है, 2 से अधिक होगा इसको बोलेंगे यौगिक, कंपाउंड इसको कहेंगे। और एक से अधिक जब हो गया तो उसको हम कहते हैं क्या, मिश्रण। उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर तो नहीं होगा, तत्व तो होगा नहीं, योग तो होगा नहीं। राइट आंसर हमारा जो जाना चाहिए वो सी आना चाहिए, मिश्रण। पीतल क्या है, एक तरह का मिश्रण है। और मिश्र धातु है, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है कि मिश्र धातु है। ठीक, 33 मिनट में इसने क्वेश्चन मैंने किया। अगला देखिए कि जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या मिलता है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑफकोर्स मिलता है, तो राइट आंसर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनेगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। गैस के अवक्षेप, जल कुछ नहीं तो होगा नहीं, गैस होगा नहीं, जल नहीं होगा, अवक्षेप का बनना हो जाएगा। घुलनशील ठोस पदार्थ पाया जाता है इसलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तांबे का संचारण होने पर किस रंग की परत बनी होती है। तो आपको पता है कि तांबे को जैसे ही जाएंगे तो हरा बन जाता है, तो लाल पीला काला होगा नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, हर जगह कॉपर कार्बोनेट की पाउडर चढ़ा दिया जाता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन की बात है, तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं। कुछ नहीं, ये तो होगा नहीं, सुगंध के लिए भी नहीं होगा, स्वाद के लिए नहीं होगा। विकृति गंधा को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपाय करते हैं। तो राइट आंसर उपचयन को रोकने के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। ये तो होगा नहीं, सबसे बड़ा हो जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। H2SO तो होना चाहिए, ये होगा। तो राइट आंसर भी देखिए H2SO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, pH स्केल किसने दिया। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे 1907 इसमें, जिसका नाम था सुरेशन। तो pH स्केल किसने विकसित किया था। तो डाल्टन नहीं, न्यूटन नहीं, मेंडल नहीं। मेंडल तो आनुवंशिक नियम, न्यूटन तो फिजिक्स, डाल्टन उदार परमाणु सिद्धांत। सोरेनसन जो थे वो pH स्केल विकसित किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षण वाला। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी देखिए अगला क्वेश्चन कि जठर रस कहाँ स्रावित होता है। मैं बता के लाया कि HCl में बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, तो H2SO4 तो नहीं होगा, NH2 नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, इसी में सारी चीज़ को खत्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण नहीं, ऑक्सीकरण, किण्वन नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा साबुनीकरण हो जाएगा। अब कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो पता है, हमें बता के लाया CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सॉरी, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो CaOCl2 होता है। तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा, इसमें क्या उतना ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक जब भी होगा तो जो प्राकृतिक में पाया जाता है, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हल्दी हो जाता है। तो राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा क्षार जल में घुलनशील है, ये पूछा है। कौन सा क्षार जल में घुलनशील है। तो ये तो सभी क्या है, सभी अल्कलाई मेटर है, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सभी हो जाएगा।
रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्वेश्चन है मैंने आगे, उसमें के लिए नहीं, समय के लिए नहीं, द्रव्यांश रक्षा के नियम के लिए हमको कर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा द्रव्यांश रक्षा के नियम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील वाष्प को हम क्या कहते हैं? तो उसको क्षार कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील वाष्प को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील वाष्प को हम क्या बोलते हैं? सॉरी रुक जाइए। जल में घुलनशील वाष्प को हम क्या बोलते हैं? तो कौन से उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई बोलते हैं। साल्ट तो होगा नहीं, अम्ल तो होगा नहीं, एल्कलाई बोलते हैं, यानी क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील वाष्प को क्षार बोला जाता है। कौन सा जल में अघुलनशील है? द्रव्यांश संरक्षण के नियम के उसमें अगले समय के लिए उतर द्रव्यांश संरक्षण बहुत सारी जगहों पे ये सारा चीज़ हुआ। तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन था और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। लगभग मैंने आपको 50 देखिए 49 लगभग 50 चूना का रासायनिक नाम क्या है? देखिए छूट गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट है चूना का रासायनिक नाम। आई होप आपको क्लास अच्छा रहा होगा। 50 क्वेश्चन है, इसमें से 10 अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 चैप्टर जरूर आ जाएंगे। तो आई होप आप आएंगे तो चलो होगा, नहीं तो चलना नहीं होगा। तो आई होप अगर बढ़िया नहीं चला तो उसे उधर हमें रुकना पड़ा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ये। तो देख लिए। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी रात भी होगी, मुझे नींद भी लग रही है। तो सेशन को हम यहीं क्लोज करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में इससे बहुत सारे वीडियो देखेंगे। मैं हॉस्पिटल हूँ जिसके वजह से मैं वीडियो भी अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। आगे कोई कंट्रीब्यूटिव बन रहा है इसकी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।